अरे भाई, यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? ये चित्र बना रहे हैं। चित्र बना रहे हैं? जरा हम भी तो देखें कैसा चित्र बना रहा है। फिर वो दोनों ही सूरज के चित्र को देखने लगते हैं और देखकर देखते ही रह जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या चित्र बना है। मैंने कईयों को चित्र बनाते हुए देखा है, पर इतनी सुंदर और मनमोहक चित्रकारी आज तक नहीं देखी। अरे धन्यवाद मित्र, आपको मेरी ये चित्रकारी अच्छी लगी। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है सूरज के चित्र को खरीदने। अरे सूरज जी, मैंने जो आपको चित्र बनाने का कहा था वो तैयार हो गया क्या? अरे हाँ हाँ, वो तो कब का तैयार हो गया, बस आप ही का इंतजार कर रहा था। ये लीजिए आपका वो चित्र। अरे वाह वाह, जैसा सोचा था ये तो उससे भी अच्छा चित्र है। आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लीजिए आपके पैसे। चित्र पसंद आने के बाद वो आदमी सूरज को 2 स्वर्ण के सिक्के देता है, जिसे देखकर वो दोनों ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे सुनो मित्र, एक चित्र की इसने 2 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। एक चित्र की इतनी रकम कौन देता है? अरे दे देते हैं मित्र, चित्र की तो इससे भी ज्यादा रकम मिलती है अगर चित्रकार मशहूर हो और चित्र भी मनमोहक हो। मैं तो पहली बार में इन्हें पहचान नहीं पाया था, पर अब मैं पहचान गया हूँ। ये वही मशहूर चित्रकार है जिसके चर्चे दूसरे राज्य तक फैले हुए हैं। अच्छा, तो मेरा काम समाप्त हुआ, तो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते ही सूरज वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ सैनिक वहाँ पर आते हैं और उन दोनों लोगों को देखकर उनसे कुछ पूछते हैं। तुम दोनों ने कहीं सूरज जी को देखा है जिसके चित्र दूसरे राज्य तक फैले हुए हैं और जो आजकल बहुत ही मशहूर हो रहे हैं? अरे वो तो अभी यहीं थे, चित्र बना रहे थे। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आप सीधे चले जाइए, आपको वो मिल जाएंगे। ऐसा कहते ही सूरज को ढूंढते हुए वो दोनों सैनिक सीधे चले जाते हैं और उन्हें सूरज मिल भी जाता है। क्या आप ही वो मशहूर चित्रकार सूरज जी हैं क्या? जी मैं ही हूँ, पर आप दोनों मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, तो क्या मैंने जाने अनजाने में कोई भूल की है? अरे नहीं नहीं सूरज जी, असल में बात ऐसी है कि महाराज ने आपको राज दरबार में कल बुलाया है। वो आपकी चित्रकला को देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें आपका चित्र पसंद आता है तो वो आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे। मुझे ये तो पता था कि एक ना एक दिन महाराज मुझे राज दरबार में अवश्य बुलाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी बुलाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गया हूँ। तो ठीक है, मैं कल समय पर राज दरबार पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहते ही सूरज घर की ओर जाने लगता है, जहाँ उसकी पत्नी सुमित्रा होती है, जो गर्भवती भी होती है। सूरज एक मशहूर चित्रकार बन चुका था, क्योंकि उसके अंदर चित्रकारी करने की एक अलग ही चाह थी। वो चित्रकला में इतना माहिर था कि आंख बंद करके भी चित्र बना सकता था, और उसके इतने मशहूर होने की वजह से ही आज उसी स्वयं महाराज ने बुलावा भेजा था। अरे सुनती हो सुमित्रा, जरा बाहर तो आना, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। अरे अरे, क्या हो गया जी? आप कौन सी खुशखबरी लेकर आए हैं? अरे तुम सुनोगी तो तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। आज पता है, 2 सैनिक आए थे। उन्होंने कहा है कि कल मुझे महाराज ने राज दरबार में बुलाया है मेरी चित्रकला को देखने के लिए। अगर उन्हें पसंद आता है तो मुझे बहुत बड़ा इनाम भी देंगे। ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसी बात पे आज मैं आपके लिए आपके मनपसंद खीर और स्वादिष्ट व्यंजन बनाऊंगी।
वाह वाह, तब तो मजा ही आ जाएगा सुमित्रा। तुम देखना, कल मैं ऐसा चित्र बनाऊंगा कि दरबार के सारे लोग देखते रह जाएंगे। और शायद कल से हमारी किस्मत बदलने वाली है। एक बार महाराज को चित्र पसंद आ गया तो देखना, तुम्हें और हमारे आने वाले बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। पर हमें तो वैसे भी कोई कष्ट नहीं होता। हमारे पास तो भगवान का दिया पहले से ही इतना कुछ है। आप कल निश्चिंत होकर जाइए। अगर आप चित्रकार नहीं भी बने तो भी कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बहुत खुश हैं। हमें और किसी भी चीज की कोई आकांक्षा नहीं है। वाह वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी समझदार पत्नी मिली है। अब तो मैं निश्चिंत होकर ही जाऊंगा। हाँ। सूरज और सूरज की पत्नी उस दिन बहुत ही खुश थे और उन्हें ये पूरा विश्वास भी था कि महाराज को उनका चित्र अवश्य पसंद आएगा। वहीं दूसरी तरफ राज चित्रकार इस बात से बहुत ही परेशान थे। उन्हें अपने पद खोने का डर लग रहा था, जिससे वो सो भी नहीं पा रहे थे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं महाराज के लिए इतने वर्षों से चित्र बनाता आ रहा हूँ और कल का आया वो सूरज मशहूर हो गया। अगर उसे राज दरबार की चित्रकारी के लिए बुला लिया गया, भगवान न करे, पर महाराज ने उसे राज चित्रकार बना दिया तब? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रणाम महाराज। आओ सूरज आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। हमें पता चला कि तुम दिन ब दिन अपनी चित्रकला के कारण ही कितने मशहूर हो रहे हो, और इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि हम भी तो देखें तुम में ऐसी क्या खास बात है जो हमारे राज चित्रकार के पास नहीं है। जी महाराज, मैंने इस दिन के लिए बहुत ही मेहनत की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी चित्रकला अवश्य पसंद आएगी, और अपनी काबिलियत दिखाने के लिए मैं अपनी आंख बंद करके आज चित्र बनाने वाला हूँ। क्या आप अपनी आंख बंद करके चित्र बना सकते हैं? मैंने इससे पहले किसी भी चित्रकार को आंख बंद करके चित्र बनाते हुए नहीं देखा है। तो ठीक है, अगर आप आंख बंद करके सुंदर और मनमोहक चित्र बना देते हैं तो आज ही आपको राज चित्रकार घोषित कर दिया जाएगा, और ये मेरा वादा है आपसे। उसके बाद सूरज आंख बंद करके चित्र बनाने लग जाता है, जिसे देखकर राज दरबार के सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और राज चित्रकार ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो सोच नहीं पाता कि वो क्या करे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा पद मुझसे छिन जाएगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सूरज सच में एक महान चित्रकार है और मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूं, पर फिर भी मैं ऐसे ही अपना पद किसी को भी नहीं दे सकता हूं। राज चित्रकार ये सोच सोचकर बहुत ही परेशान हो रहा था, और कुछ ही देर बाद सूरज चित्र को बना देता है और सबको दिखाता है, और उस चित्र को देखकर दरबार के सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। चित्र में महाराज को युद्ध करते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर राज चित्रकार को एक योजना सूझती है। महाराज, ये कैसा चित्र है? इसने चित्र नहीं बनाया, इसने तो आपका अपमान किया है महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं राज चित्रकार जी? इसमें भला अपमान कैसा? मैंने महाराज को युद्ध में लड़ते हुए उनका चित्र बनाया है, और ये तो वीरता की निशानी हुई ना। नहीं, तुम सबको अपनी बातों में फंसा सकते हो, पर एक चित्रकार को कभी भी नहीं। महाराज, मैं एक चित्रकार हूँ और इसीलिए मैं सभी चित्र के अर्थ को अच्छे से समझ सकता हूँ। इसने आपको इस चित्र में ऐसा दिखाकर ये साबित करना चाहा है कि आप एक हिंसावादी और क्रूर राजा हैं, जिसे युद्ध और लड़ाई के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। और ये आपका अपमान नहीं तो और क्या है महाराज? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं राज चित्रकार जी। मैं तो बस महाराज की वीरता को
प्रदर्शित कर रहा हूं। अगर तुम महाराज की वीरता को दिखाते तो महाराज को लड़ते हुए नहीं बल्कि प्रजा के साथ खुश होते हुए दिखाते। जहां सारे प्रजा के लोग महाराज के होने से बेहद खुश होते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि महाराज के होते हुए कभी भी युद्ध नहीं हो सकता। और यही है असली वीरता। जहां दूसरे राज्य के राजा महाराज की वीरता के कारण युद्ध करना तो दूर, युद्ध करने की सोचते तक नहीं है, समझे? पर युद्ध करना तो एक क्षत्रिय का पहला काम होता है। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये चित्र आपको अपमानित करने के लिए नहीं बनाया है। बस बहुत हो गया। आप अपने आप को एक चित्रकार कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसी हरकत करते हैं। आपको तो चित्र बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, इस चित्रकार के दोनों हाथ काट दिए जाएं ताकि फिर कभी ऐसा अपमानित चित्र ना बना सके जिससे लोगों के दिल को ठेस पहुंचती हो। राज चित्रकार की घटिया चाल के कारण महाराज बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और सूरज के दोनों हाथ कटवा देते हैं, जिसके बाद सूरज निराश होकर अपने घर जाता है। और जब सुमित्रा सूरज के कटे हुए हाथ देखती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है और रोने लगती है। ये आपको क्या हो गया जी? आपके हाथों को क्या हो? कैसे कटे आप? आप तो राज दरबार गई थी ना, तो फिर ये सब कैसे हो गया? उसके बाद सूरज सुमित्रा को सारी बात खुलकर बताता है कि उसके साथ राज दरबार में क्या हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया? इससे अच्छा तो आप राज दरबार जाते ही नहीं। हम तो ऐसे ही खुश थे। कोई बात नहीं सुमित्रा, अब जो हो गया सो हो गया। अब क्या कर सकते हैं? पर तुम चिंता मत करो, मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया तो क्या हो गया, मेरा पुत्र तो होगा, वो तो मेरा सपना जरूर पूरा करेगा, तुम देख लेना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर पुत्र हुआ भी तब भी मैं उसे चित्रकार बनने कभी नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह उसका भी ऐसा ही हाल हो। वो राज चित्रकार बहुत ही चालाक है, वो हमारे बच्चे को नहीं छोड़ेगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ सुमित्रा, पर वर कुछ नहीं, मैंने कह दिया मतलब कह दिया, बस। सुमित्रा ने ये बात ठान ली थी कि वो अपने बच्चे को चित्रकार बनने कभी नहीं देगी। इस घटना की कुछ महीने बाद सुमित्रा को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम घनश्याम रखते हैं। चूँकि अब सूरज के हाथ नहीं है, इसलिए अब वो ना तो चित्र बना सकता है और ना ही कोई काम कर सकता है, जिससे घर के खर्च उठाने के लिए सुमित्रा दूसरों के घर में काम करने लग जाती है। और वही दूसरी तरफ घनश्याम बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होती जाता है वैसे वैसे ही उनकी गरीबी भी बढ़ती जाती है। बाबा, ये चित्र तो बहुत ही सुंदर है, ये सब आपने बनाए थे? हाँ पुत्र, जब मेरे दोनों हाथ सही सलामत थे तब मैं एक चित्रकार था और मेरे चर्चे तो दूर राज्यों तक फैले हुए थे। पर कुछ कारणों से मेरे हाथ कट गए और इसी वजह से तुम्हारी माँ को काम करके घर के खर्चे उठाने पड़ रहे हैं। पिताजी, मैंने सुना है कि पहले आप दोनों बड़े और अच्छे घर में रहते थे, ना कि इस झोपड़ी में। ये बात सच है क्या? और नहीं तो क्या, मैं इतना अच्छा और मनमोहक चित्र बनाता था कि उसे मैं सोने के दाम में बेचता था और सब खुशी खुशी ले लेते थे। पर भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए आज हम इतने गरीब हैं। अगर ऐसी बात है बाबा, तो आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपकी तरह एक कमाल का चित्रकार बनूंगा और फिर मैं भी उन चित्रों को स्वर्ण के दाम में बेचकर आप दोनों को फिर से अच्छी जिंदगी दूंगा। आप दोनों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। नहीं,
तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। चित्रकार बनने की सोचना भी मत। पर क्यों नहीं माँ, मेरे चित्रकार बनने से आप दोनों ही एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे, तो इसमें गलत क्या है? मैंने कहा ना, तुम चित्रकार नहीं बनोगे मतलब नहीं बनोगे, और हम इसी जिंदगी में खुश हैं। नहीं चाहिए इससे अच्छी जिंदगी। नहीं, मुझे तो चित्रकार ही बनना है। तो ठीक है, अगर तू सच में चाहता है कि हम खुश रहें और तू हमसे सच में प्यार करता है, तो तू चित्रकार नहीं बनेगा, बाकी तेरी मर्जी। सुमित्रा ऐसा कहते ही वहाँ से चली जाती है, पर घनश्याम के अंदर चित्रकार बनने की चाह जाग उठती है, जिसके बाद वो खेलने के बहाने से जाता है और छुप छुप के चित्रकारी सीखने लगता है। एक दिन सूरज अपने पुत्र को चित्रकारी करते हुए देख लेता है। ये क्या पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो खेलने निकले थे ना, तो ये सब क्या है? वो बाबा, मुझे भी आपके जैसा एक कमाल का चित्रकार बनना है, पर आप माँ को देखिए ना, वो तो मुझे चित्र बनाने ही नहीं देती, तो मैं क्या करता? इसीलिए मैं यहाँ रोज खेलने के बहाने आता हूँ चित्रकारी करने। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें भी मेरी तरह ही चित्रकार बनना है, पर क्या तुम बन पाओगे? तुम्हें पता भी है, मैं आंख बंद करके भी चित्र बना सकता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? और नहीं तो क्या, मैं ऐसे ही थोड़ी ना मशहूर हुआ था। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें चित्र बनाना, वो भी आंख बंद करके। बस इस बात का ध्यान रखना कि गलती से भी तुम्हारी माँ को ये सब बात का पता ना चल जाए, ठीक है? ठीक है बाबा, मैं वादा करता हूँ, माँ को कभी भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद सूरज भी घनश्याम को चित्र बनाना सिखाने लगता है। घनश्याम के अंदर सूरज का ही तो खून था और उसकी ही तरह चित्र बनाने की चाह, जिस कारण सूरज उसे जो भी सिखाता वो तुरंत ही सीख जाता था। और एक समय ऐसा भी आया जब घनश्याम आंख बंद करके भी चित्र बनाने सीख जाता है और चला जाता है अपने चित्रों को बेचने के लिए। अरे वाह वाह वाह, क्या चित्र है ये! तुमने बनाया क्या लड़के? जी महाशय, ये चित्र मैंने ही बनाया है। अगर ऐसा है तो तुम इतनी छोटी उम्र में ही एक कमाल के चित्रकार बन चुके हो। मैंने इतना अच्छा और खूबसूरत चित्र तो बड़े बड़े चित्रकारों को ही बनाते हुए देखा है। मैं तुमसे ये सारे चित्र खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ये चित्र बेचना पसंद करोगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर आप ये सारे चित्र खरीद कर क्या करोगे? मैं एक साहूकार हूँ और मेरी महाराज से मुलाकात होती रहती है। उन्हें अपने महल में चित्र रखने का और बनवाने का बहुत ही शौक है। उनके पास भी एक राज चित्रकार है, पर उनकी चित्रकारी सच कहूँ तो मुझे कुछ खास नहीं लगती। पर मैं अगर तुम्हारे ये चित्र उन्हें भेंट स्वरूप दूंगा तो वो बेहद खुश होंगे और मुझे बहुत बड़ा इनाम भी दे सकते हैं। ऐसा कहते ही साहूकार घनश्याम की बनाए सारे चित्र को खरीद लेता है। घनश्याम ने इतने सारे पैसे पहली बार कमाए थे, जिस वजह से वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सबसे पहले घर जाता है और ये खुशखबरी सुनाता है। माँ, बाबा, जरा बाहर तो आना, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ऐसी कौन सी खुशखबरी लाया है जो इतना खुश है? बात ही ऐसी है, ये देखो माँ, पैसे। पैसे? वो कोई इतने सारे? ये कहाँ से लाया? कहीं चोरी तो करने नहीं लग गया तू?
अरे नहीं माँ, ये तो मेरी मेहनत के पैसे हैं जो मैंने अपने बनाए हुए चित्र को बेचकर कमाए हैं। मैंने कहा था ना कि मैं आपको एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अब मैं भी बाबा की तरह एक कमाल का चित्रकार बन चुका हूँ और अब मैं भी अपने चित्र को बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। क्यों क्यों किया ऐसा? मैंने तुझे कहा था ना कि तू चित्रकार नहीं बनेगा। कहा था कि नहीं? क्या तू हमसे प्यार नहीं करता? तू क्या चाहता है कि तेरी भी हालत वैसी ही हो जाए जैसी तेरे पिता की हुई थी? बाबा के जैसी हालत? ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद सुमित्रा घनश्याम को सारी बात विस्तार से बताती है, जिसे सुनकर घनश्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घनश्याम को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है और अब उसके मन में बदले की आग भड़कने लगती है, जिसके कारण वो आधी रात को घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो एक चिट्ठी छोड़ जाता है, जिसमें वह लिखता है कि जिस आदमी की वजह से मेरी माँ को इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे पिता के सपने छीन गए और उनके हाथ भी कटवा दिए गए, मैं उस इंसान को उसके किए की सजा जरूर दूंगा और तब तक मैं घर नहीं आऊंगा जब से सजा ना दिलवा दो। जिसे पढ़कर उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे घनश्याम को बताना ही नहीं चाहिए था आपके बारे में। अब पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? तुम चिंता मत करो सुमित्रा, सब ठीक होगा। भगवान पर भरोसा रखो। घनश्याम के घर से भागने के कुछ महीनों बाद वह पूरे राज्य में मशहूर होने लगा। चारों तरफ बस उसी के चर्चे होने लगे। वो भी अपने पिता जैसा नाम कमाने लग गया, पर इतना मशहूर होने के बाद भी महाराज का बुलावा नहीं आता है। ये क्या, आखिर मैं क्या गलती कर रहा हूँ? इतना मशहूर होने के बाद भी महाराज मुझे दरबार में क्यों नहीं बुला रहे? अब मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घनश्याम इस विषय में बहुत ही सोचता है। कभी उसे एक योजना आती है। अब तो मेरी मदद केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो साहूकार, जिसकी महाराज से मुलाकात होती रहती है। अब वही है जो मेरी मदद कर सकता है। साहूकार जी, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात महाराज तक लेकर जाएं और मेरी प्रशंसा करें और उन्हें बताएं कि मैं इतनी अच्छी चित्रकारी करता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं महाराज से बात अवश्य करूंगा। महाराज को चित्रकला में काफी रुचि है, पर पता नहीं कैसे तुम इतने मशहूर हो गए हो, फिर भी महाराज तक ये बात नहीं पहुंची। शायद राजमहल में कोई है जो नहीं चाहता कि महाराज तक ये बात पहुंचे। पर तुम चिंता मत करो और मुझ पर भरोसा रखो। प्रणाम महाराज। अरे आओ साहूकार जी, आओ। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, कोई काम था क्या? जी महाराज, पर आज मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि आपके फायदे के लिए आया हूँ। मेरे फायदे के लिए? जी महाराज, मुझे पता है कि आपको चित्रकला में कितनी ज्यादा रुचि है। आपको चित्र बहुत ही पसंद हैं और हाल ही में एक चित्रकार है जिसका नाम घनश्याम है और वो आजकल बहुत ही मशहूर हो रहा है। उसकी चित्रकला की प्रशंसा दूर राज्य के लोग भी कर रहे हैं। सोचा कि आपको बता दूं। एक चित्रकार? क्या वो हमारे राज्य चित्रकार से भी अच्छा चित्र बना सकता है? आप एक बार उसकी चित्रकारी देखिए तो सही महाराज। मुझे पूरा विश्वास है कि वो किसी भी बड़े से बड़े चित्रकार को भी पीछे छोड़ सकता है। इतना अच्छा चित्र बनाता है, उसके सामने तो राज चित्रकार कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या?
तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस चित्रकार को कल के कल ही राजमहल बुलवाओ। हम भी तो देखें कि उसमें ऐसी क्या खासियत है कि इतना मशहूर हो रहा है। जी महाराज, मैं समझ गया। कल ही उसे राजमहल लेकर आता हूँ। अब मुझे आज्ञा दें। घनश्याम की योजना अनुसार सब वैसे ही होता है जैसा वह चाहता है। महाराज खुद उसे राजमहल बुलाते हैं और अगले ही दिन घनश्याम राजमहल जाता है अपने पिता के कटे हाथों का बदला लेने। प्रणाम महाराज। अच्छा, तो तुम ही हो वो जो आजकल मशहूर हो रहे हो, जिसके चर्चे दूर राज्यों तक फैल रहे हैं। जी महाराज, वो मैं ही हूँ और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। पर महाराज, मुझे आपसे बेहद सहानुभूति है। हमसे सहानुभूति? और क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? जी महाराज, मैं कभी भी एक स्थान पर नहीं रहता। मैं दूसरे राज्य भ्रमण करने और अपनी कला का प्रदर्शन करने जाता रहता हूँ और मैंने देखा है कि दूसरे राज्य के चित्रकार अपनी चित्रकला में कितने माहिर हैं, कितनी सुंदर सुंदर और अद्भुत चित्रकारी करते हैं। पर महाराज, आपके यहाँ जो चित्रकार है वो तो सामान्य ही चित्र बना पाते हैं, जो कोई भी अगर सीखना चाहेगा तो आराम से बना सकता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम क्या कहना चाहते हो कि महाराज मूर्ख हैं जो किसी भी चित्रकार को रख लेंगे? उन्होंने मुझे राज्य चित्रकार के रूप में चुना है। कुछ तो देखा ही होगा ना। अपने मन से कुछ भी बोलकर सामने वाले को गुमराह करना आप अभी तक भूले नहीं हैं राज्य चित्रकार जी। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? शायद से ये आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया महाराज, पर जब बात इनके ऊपर आती है तो ये अपने मन से कुछ भी बोलते हैं, जिससे सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है और वही करता है जो ये कहता है। पर वो सब छोड़िए, मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि ये अच्छे चित्रकार हो सकते हैं पर सर्वश्रेष्ठ नहीं, और मैं ये साबित भी कर सकता हूँ। अच्छा, और तुम कैसे साबित करोगे? महाराज, मैं चाहता हूँ हम दोनों के बीच एक प्रतियोगिता रखें और जो भी इस प्रतियोगिता में जीतता है उसे ही राज चित्रकार घोषित किया जाए। ठीक है, पर अगर तुम हार जाते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बदतमीजी के लिए कारागार में डाल दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुम्हें यह मंजूर है? जी, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, कल सुबह ही प्रतियोगिता रखी जाएगी और जो भी विजेता होगा उसे राज चित्रकार के रूप में रखा जाएगा। तब तक तुम्हें एक कमरा दिया जाएगा और आज तुम इसी राजमहल में रुकोगे, ठीक है? जी। घनश्याम एक अच्छा चित्रकार तो है ही, लेकिन बहुत ही चतुर और चालाक भी होता है, जिस कारण राज चित्रकार इस बार महाराज को गुमराह करने में नाकामयाब रहता है, जिसके बाद वो बहुत ही गुस्से में होता है और सेवक से बात करने लगता है। ये क्या मालिक, ये नया लड़का तो आपसे भी ज्यादा शातिर निकला और मैंने तो इसका नाम भी सुना है। ये बहुत ही बेहतरीन चित्र बनाता है, इससे थोड़ा संभल कर रहिएगा, कहीं ये प्रतियोगिता जीत ना ले। जीतने तो मैं इसे किसी भी हाल में नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आपको देखकर तो लगता है कि आपके दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। क्या योजना बनाई है, मुझे भी तो बताइए। योजना जाननी है तो सुनो। जब कल प्रतियोगिता शुरू होने वाली होगी, उससे पहले ही जब वो सुबह उठकर मुंह धोएगा, तब उसके जल में तुम एक दवाई मिला देना, जिसके बाद उसे कुछ देर तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और अगर कुछ दिखेगा ही नहीं तो वो चित्र कैसे बनाएगा? और फिर मैं महाराज को ऐसा भड़काऊंगा कि इस बार वो बच नहीं पाएगा। वाह मालिक, क्या योजना बनाई है आपने। अब इंतजार है तो सुबह होने का। राज चित्रकार के कहने पर सेवक अगले ही दिन
जब घनश्याम मुंह धोने वाला होता है उससे पहले ही उसके पानी में वो दवाई मिला देता है, और जब घनश्याम मुंह धोता है तो उसे अचानक से ही सब दिखना बंद हो जाता है। ये क्या? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चालबाज राज चित्रकार ने जानबूझकर मेरे साथ कुछ किया हो? जरूर हो ना हो उसी ने ऐसा किया होगा, पर उसे क्या लगता है कि मैं देख नहीं पाऊंगा तो चित्र नहीं बना पाऊंगा? उसे पता नहीं है कि मैंने अपने पिता से चित्रकारी सीखी है, जो इस पूरे राज्य के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे और जो आंख बंद करके भी चित्र बना पाते थे। ये क्या? अभी तक वो घनश्याम क्यों नहीं आया? मुझे तो लगता है कि कल आपकी बात सुनकर वो भाग गया या कोई बहाना लेकर आने वाला है। पर महाराज, उसने सिर्फ मेरा ही नहीं आपका भी अपमान किया है, उसे छोड़िएगा नहीं। सही कहा, वो चाहे भागे या कोई बहाना लेकर आए, अगर उसने आज चित्र नहीं बनाया तो वो बचेगा नहीं। ये क्या महाराज, मैंने कहा था ना ये जरूर कोई बहाना लेकर आएगा। अब देखिए आंख में पट्टी बांध कर आया है, अब बोलेगा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? ऐसी ही बात है ना? अरे नहीं नहीं राज चित्रकार जी, मैंने पट्टी इसीलिए बांधी है ताकि मैं अपनी पूरी काबिलियत सबके सामने दिखा सकूं। काबिलियत? कैसी काबिलियत? आंख बंद करके चित्र बनाने की काबिलियत महाराज। मैं आंख बंद करके भी चित्र बना सकता हूँ। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम भी आंख बंद करके चित्र बना सकते हो। काफी वर्षों पहले भी एक चित्रकार आया था, वो भी आंख बंद करके चित्र बना सकता था, वो भी कमाल का चित्रकार था। पर अफसोस, मेरा अपमान करने का अपराध किया था उसने, जिस वजह से मैंने उसके दोनों हाथ ही कटवा दिए थे। उम्मीद है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, नहीं तो तुम्हारे हाथ भी नहीं बचने वाले, समझ गए ना? उसके बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और दोनों ही चित्र बनाने लगते हैं। पर सभी आश्चर्य में इस बात से पड़ जाते हैं कि घनश्याम आंख बंद करके चित्र बना रहा होता है। उन दोनों ने काफी समय लिया और चित्र बनाकर तैयार हो गया। सबसे पहले राज चित्रकार सभी को अपना चित्र दिखाता है, जिसमें महाराज सिंहासन में बैठे हुए होते हैं। अरे वाह राज चित्रकार जी, आपने तो हमारा चित्र बना दिया और कितना सटीक बनाया है। आपने हम सिंहासन में जैसे बैठे हैं और जैसे दिख रहे हैं, आपने हूबहू वैसे ही चित्र बनाया है। कमाल कर दिया आपने तो। क्या कहा महाराज आपने? राज चित्रकार ने आपका सिंहासन में बैठे हुए वैसा ही चित्र बनाया है? हाँ, मैंने महाराज को देखकर हूबहू उनका चित्र बना दिया। क्या आप जानकर हैरान हो गए क्या? लगता है आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते। क्यों? मैंने सही कहा ना? हे भगवान, ये कैसा चित्रकार आपने अपने राजमहल में रखा है महाराज, जो अपने ही राजा का अपमान करता हो? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? भला मैंने महाराज का कब अपमान किया है? अभी राज दरबार में सभी के सामने चित्र बनाकर आपने महाराज को चित्र में बैठे हुए दिखाया है। तो आप इस चित्र के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? कि वे आलसी हैं, उन्हें कोई काम नहीं होता, वे दिन भर बैठे रहते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? भला चित्र में किसी को बैठे हुए दिखाने से ये कैसे साबित हो सकता है कि वो व्यक्ति आलसी है या कोई काम नहीं करता, दिन भर बैठा रहता है? वैसे ही जैसे वर्षों पहले महाराज को लड़ते हुए चित्र में दिखाने से आपने कहा था कि महाराज हिंसावादी हैं, तो अगर चित्र में लड़ते हुए दिखाने से कोई क्रूर बनता है, हिंसावादी बनता है, तो आप मुझे ये बताइए कि बैठे हुए दिखाने से वो आलसी या कमजोर क्यों नहीं हो सकता है? देखो, तुम महाराज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। गुमराह तो आपने किया था वर्षों पहले राज चित्रकार जी। महाराज, मैं घनश्याम उसी व्यक्ति का पुत्र हूँ जिसके आपने हाथ कटवा दिए थे,
क्योंकि उन्होंने आपको वीर योद्धा दिखाने के लिए युद्ध करते हुए चित्र बनाई थी। तो अब मुझे भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि राज चित्रकार ने भी आपको बैठे हुए चित्र में दिखाया है। तो इसका मतलब है कि आपको इसने आलसी राजा के रूप में दिखाया है। तो क्या आप इसे कोई सजा नहीं देने वाले हैं महाराज? पर मैंने महाराज को राजपाट संभालते हुए दिखाया है। अब राजपाट संभालेंगे तो महाराज बैठे हुए ही रहेंगे ना। हाँ, तो मेरे पिता ने भी महाराज को एक वीर योद्धा के रूप में दिखाया था, तो वो दिखाने के लिए युद्ध में लड़ते हुए तो दिखाएंगे ही ना। अगर वो चित्र क्रूरता की निशानी बन गई थी, तो आज ये चित्र आलस की निशानी क्यों नहीं हो सकती? तुमने सही कहा घनश्याम। भला किसी को भी युद्ध में लड़ते हुए दिखाने से यह साबित नहीं होता कि वो राजा क्रूर है। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने ये समझा ही नहीं कि तुम्हारे पिता मुझे एक वीर योद्धा के रूप में दिखाना चाहते थे, जिसे मैंने राज चित्रकार के बहकावे में आकर उन्हें बिना सोचे समझे ही सजा दे दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर आज तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। आज इसी क्षण मैं राज चित्रकार के भी हाथ कटवाने का आदेश देता हूं और उसे कारागार में डाल दिया जाए जिंदगी भर के लिए। सैनिकों, ले जाओ इसे। उसके बाद सैनिक राज चित्रकार को ले जाते हैं और घनश्याम अपने पिता को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो जाता है। उसी क्षण घनश्याम को अपना राज चित्रकार घोषित कर देते हैं। उसके बाद सब ठीक हो जाता है और वे गरीबी रेखा से फिर से बाहर हो जाते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।